Section 40A, subsection IA of income tax deal with the disallowing expenses if taxpayer has not deducted or paid the required tax, that is TDS, on certain payment made to others. ये बहुत ही क्रुशियल है बिजनेस को टीडीएस प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करने को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो उसके बहुत सारे एक्सपेंस को डिसअलाउ किया जा सकता है। टीडीएस बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है रेगुलर एंड एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए। इसमें पेयर कुछ इनकम को रिसिपिएंट को पे करने से पहले, पेई को पे करने से पहले ही उसमें कुछ टैक्स कट करके बाकी अमाउंट को पेई को दे देता है। उसको जो बाकी जो अमाउंट कट किया उसको टीडीएस बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे XYZ कंपनी के लिए एक सैम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ड्रा कर लेते हैं, जिसकी एक साइड में सारे एक्सपेंस आते हैं और दूसरी साइड में सारी इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखी जाती है जो डेबिट और क्रेडिट कहलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट इस केस में लगभग 25 करोड़ आता है और उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हम रिकॉर्ड करते हैं। एक सीधा साधा तौर पे समझे तो इस केस में नेट प्रॉफिट की अमाउंट 6 करोड़ आई है, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। क्या होगा अगर XYZ लिमिटेड कंपनी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सिर्फ 70% पार्ट ही अलाउ किया जाए? तो उस केस में जब 70% पार्ट ही अलाउ किया जाए तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट 13.1 करोड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट की अमाउंट बढ़ गई तो टैक्स भी ज्यादा बढ़ गया और टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, जब पूरा एक्सपेंस किया गया और जेन्युइन है तो सिर्फ 70% को ही अलाउ क्यों किया जाता है? तो उसका मेन रीजन है सेक्शन 40A IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब पेमेंट किसी रेजिडेंट को की जाती है और उस पेमेंट पर टीडीएस के प्रोविजन के हिसाब से टीडीएस कट करना भी जरूरी है, लेकिन टीडीएस कट नहीं किया गया और कट किया गया तो टीडीएस को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया गया, तो उस ट्रांजैक्शन पे 30% हिस्से को टैक्स पर्पज के लिए हम डिसअलाउ कर दिया जाता है एज पर दिस प्रोविजन। जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा भी था, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पेयर को पेमेंट के 30% पार्ट को एक्सपेंस नहीं अलाउ किया जाता जब वह अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करता है। लेकिन और भी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ टीडीएस कट करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि टीडीएस कट कर लिया है तो उसे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में दी गई ड्यू डेट से पहले ही गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सेक्शन 40AI के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे और पूरे एक्सपेंस में से सिर्फ 30% को अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ 70% को ही अलाउ किया जाएगा। इसको और भी एलिब्रेट करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टीडीएस या तो कट ही नहीं किया गया, और अगर टीडीएस कट तो किया लेकिन गवर्नमेंट अकाउंट में रेमिट नहीं किया तो फिर उस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 21-22 में उस एक्सपेंस का 30% अलाउ नहीं होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा भी है। बट एक अच्छी बात यह है कि अगर सेम ट्रांजेक्शन पर टीडीएस अगली साल यानी कि 22-23 में काटा जाए तो उस अमाउंट का 30% पार्ट जो 21-22 में डिसअलाउ किया गया था उसे 20-22-23 में फिर से अलाउ कर दिया जाएगा। अगर टीडीएस उसी साल यानी कि 20-21 में काटा तो गया है, लेकिन सेक्शन 139(1) में मेंशन जो ड्यू डेट है उसके बाद टीडीएस को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है, तो उस पेमेंट का 30% क्लेम किया जा सकता है जब 2022-23 साल की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। सिंपली टेलिंग, एक्सपेंस तो तभी अलाउ किए जाएंगे जब उसे विद इन ड्यू डेट में कट भी किया जाए और गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट भी किया जाए। तो जिस साल में अगर कट नहीं किया गया, डिपॉजिट नहीं किया गया और एक्सपेंस उस साल का है तो उस साल में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, और जिस साल में उसी एक्सपेंस के ऊपर टीडीएस कट किया गया तो उस साल के अंदर अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब एक साल में अगर अलाउ नहीं हुआ और अपनी गलती रेक्टिफाई कर ली तो दूसरे साल में उसको अलाउ कर दिया जाएगा। So payer can rectify the situation by paying the tax later, but deduction is allowed in the different year. सबसे बड़ी राहत की बात और भी है, अगर पेयर टीडीएस कट नहीं करता लेकिन पेई और रिसिपिएंट कुछ स्पेशल कंडीशन पूरी करता है, जैसे कि फर्स्ट वो अपनी आईटीआर फाइल करे, सेकंड आईटीआर फाइल करने के टाइम पे उस अमाउंट को भी इंक्लूड करे जिस पर पेयर ने टीडीएस कट नहीं किया, और उस अमाउंट को थर्ड जो कंडीशन है उस पे अमाउंट पे खुद टैक्स पे करे और एक सर्टिफिकेट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सर्टिफाइड हो वो अगर डिपॉजिट दे दे तो ये समझा जाता है कि पेयर द्वारा ही टीडीएस कट कर लिया गया है और गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट भी कर दिया गया है। इससे ये बात सुरक्षित हो जाती है कि पेयर की केयरलेस से पेई या रिसिपेंट को नुकसान ना हो, और पेई की अलर्टनेस, जो रिसिपेंट है उसने अलर्टनेस दिखाई और उसका बेनिफिट पेयर को भी मिले। लेकिन ये क्लियर है कि टीडीएस कट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ पेयर की है, बट पेयर ने टीडीएस नहीं कट किया, बट पेई ने उस अमाउंट
के ऊपर टैक्स पे कर दिया, अल्टीमेट मोटिव तो क्या है, टैक्स कलेक्ट करना, वो तो हो गया, तो इसलिए पेयर को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कौन से साल में मिलेगा वो बात समझने वाली है। इसका मतलब ये है कि जब पेई और रिसिपेंट अपनी आईटीआर फाइल करता है तब उस दिन को माना जाता है कि पेयर द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया है और डिपॉजिट भी कर दिया गया है। इसका इंपॉर्टेंस इस बात के लिए है कि पेयर का एक्सपेंस का 30% कौन से फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया जा सकता है। इनिशियली जब पेयर ने पेमेंट के टाइम पे टीडीएस नहीं काटा था और उस 30% पेमेंट को उस ईयर में सेक्शन 40 AIA के तहत एक एक्सपेंस के रूप में अलाउ नहीं किया जाता है। हालांकि जब पेई और रिसिपेंट अपने आप आईटीआर फाइल करता है और उस पर टैक्स भी पे करता है और बाकी जो कंडीशन हमने जिक्र किया वो पूरी करता है, तो 30% को नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन का बेनिफिट लिया जा सकता है। बेसिकली सेक्शन 40 AIA ये सुरक्षित करता है, ये सेव करता है कि टीडीएस समय पर काटा जाना चाहिए और जमा भी किया जाना चाहिए। जबकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दे एम टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, बेनिफिटिंग बोथ द गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर। प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़ा और समझ लेते तो इजी हो जाएगा। अब जैसे देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट की अमाउंट है 4,44,000 एंड क्रेडिटेड ऑन 31/3/2023, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23। TDS is deducted on 4/5/23, that is next financial year. TDS कट करना कब चाहिए था, 22-23 में, but it has been deducted on 23-24. Same was deposited on 31/05/23. Since TDS को कट करना चाहिए था 22-23 में, लेकिन कट किया गया नेक्स्ट ईयर, दैट इज 23-24। सो 4,40,000 का 30% जो कि अमाउंट आएगी 1,32,000 को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। किस साल में, 22-23 में, लेकिन नेक्स्ट ईयर 23-24 में 1,32,000 को एक्सपेंस के रूप में अलाउ कर दिया जाएगा, वहां पे माइनस करने को मिल जाएगा। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की ओर बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी थी जिसकी पेमेंट की अमाउंट थी 6,40,000 और आपको पता है जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो टीडीएस के प्रोविजन आते हैं, टीडीएस कट करना पड़ता है, जिस पर टीडीएस कट किया गया 15/3/23 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। लेकिन टीडीएस को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया गया 6 अप्रैल 23, यानी कि यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीडीएस डिपॉजिट कब किया गया है, 6/4/23 में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, जो मैंने बताया था कि जो सेक्शन 130 टीडीएस कट तो आपने उसी साल में करना पड़ेगा, लेकिन डिपॉजिट करने के लिए आपको कुछ टाइम मिलता है और डिपॉजिट करने का टाइम है सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1 के अंदर, जिसमें ड्यू डेट दी गई है और ड्यू डेट है बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर। तो इसने 6/4 को अप्रैल में ही कर दिया, तो इसका मतलब ड्यू डेट से पहले ही कर दिया, तो इससे पहले किया गया, इसलिए यहां सेक्शन 14 सबसेक्शन AIA के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे या पूरी की पूरी अमाउंट एक्सपेंस के रूप में क्लेम किया जा सकता है। किस फाइनेंशियल ईयर में, 22-23 में ही, नेक्स्ट ईयर में क्लेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने विद इन ड्यू डेट के अंदर उसने टीडीएस को डिपॉजिट कर दिया। होप करता हूं अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।